Hello dear students, this is Sushant Pandey. Today we are going to study about the judicial system of India. This Indian judicial system is basically comprises at three tier level. मतलब जो भारतीय न्याय व्यवस्था है वो भारत में त्रिस्तरीय कह सकते हैं कि 3 लेवल पे बनाई गई है। 3 टायर सिस्टम है इसमें, जिसमें कि हमारे जो लोकल मामले होते हैं, जो छोटे मामले होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनका निपटारा करने के लिए लोकल कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, जो कि एक आपसी ऐसे विवादों का निपटारा जो छोटे स्तर के होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट्स जो होते हैं वो उनको डील करते हैं। और जब कोई भी मैटर डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर जाता है तो हर स्टेट की अपनी अपनी हाई कोर्ट्स होते हैं। उसमें हाई कोर्ट्स वो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला आगे जाता है तो हाई कोर्ट, जैसे यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई है, तो हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट होता है। मान लीजिए यूपी की बात करें तो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में यूपी का हाई कोर्ट है। और फिर जो तीसरे यानी सबसे बड़े स्तर का जो मैटर होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट लेवल पे जिससे डीलिंग नहीं हो पाती है, जिसको हम न्याय नहीं मिलता है इन दोनों स्तर पे, तब वो मूव करता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम मतलब सबसे बड़ा, सुप्रीम अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश के लिए एक कोर्ट, अपेक्स कोर्ट हम कह सकते हैं, दैट इज बेस्ड इन दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट की कोई ब्रांच नहीं होती है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में भी है और कहीं और भी किसी और प्लेस पे भी है। दिस इज द ओनली वन कोर्ट which deals with all the issues which are related to the national level or individual level, which the person or institution who don't get the justice by these two courts of district and the high courts। तो ये हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम होते हैं। अब हम आगे की अगर बात करें तो ये जो मैंने अभी बात किया टाइप ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, 3 टाइप ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। जुडिशरी जो है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट में ये सुप्रीम कोर्ट है, एंड देन हाई कोर्ट है जैसे कि यूपी के केस में इलाहाबाद, एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यानी जिले स्तर पे जो कोर्ट्स होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे बड़ी बॉडी है कोर्ट्स की यानी जुडिशियल सिस्टम की। हाई कोर्ट स्टैंडिंग एट द हेड ऑफ स्टेट जुडिशियल सिस्टम। राज्य यानी किसी एक स्टेट लेवल पे जो जुडिशरी होती है, स्टेट लेवल की जो न्यायिक व्यवस्था होती है, उसका जो सबसे बड़ी बॉडी होती है वो होती है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट फॉलोड बाय द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इन द जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स इनटू व्हिच स्टेट्स आर डिवाइडेड। एक स्टेट में ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होती हैं, उसमें सेशन कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो कि इन ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके तब इनके वाद को, इनके मैटर को डील किया जाता है। कहाँ पे? आप ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मैटर को उठा करके सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। आप लोग को न्याय नहीं मिला तो आप कहें नहीं मैं सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा। आपकी एक न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है जिसका एक लेवल बनाया गया है। जैसे कि स्कूल में पहले आप क्या करते हैं, आपसे किसी का झगड़ा हुआ, किसी स्टूडेंट से किसी की कोई बात है, तो पहले वो अपने में आपस में बात करते हैं, फिर वो क्लास टीचर से कहते हैं। क्लास टीचर से भी अगर उनको लगता है कि नहीं मेरी बात नहीं सुनी गई तो वो प्रिंसिपल के पास आता है, एंड देन इफ यू आर नॉट एग्री विद द प्रिंसिपल्स व्यू देन यू कम टू द डायरेक्टर व्यू। तो वैसे ही है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट। द लोअर, आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ द लोअर रंग ऑफ द सिस्टम देन कंप्राइजेज ऑफ कोर्ट्स ऑफ सिविल जजेस एंड क्रिमिनल जजेस। ये जो है लोअर लेवल पे यहाँ पे जो जज बैठते हैं वो सिविल जजेस होते हैं जो सिविल के मुकदमे देखते हैं, क्रिमिनल होते हैं जो क्राइम के मुकदमे देखते हैं। Beside a number of judicial tribunal have set up in specialized areas। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जुडिशियल ट्रिब्यूनल भी हैं जिनको अलग अलग स्पेशलाइज यानी कुछ विशेष मुद्दों के लिए, कुछ विशेष क्षेत्रों में उनके मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन मुद्दों को डील करने के लिए ऐसे भी ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था की गई है। ऐसी एक पैरेलल जुडिशरी सिस्टम बनाई गई है
जो इन तीनों कोर्ट्स के अलावा उनके अपने कोर्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सुने होंगे कि इन्वायरमेंटल रिलेटेड कंसर्न को डील करने के लिए इंडिया में एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो दे ऑल्सो एक्ट एज अ कोर्ट, उनके वो अपने अपने सिस्टम होते हैं, उनकी अपनी न्यायिक व्यवस्था है, एंड दे हैव अ पैरेलल अथॉरिटी टू। द सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूनल आर कंपनी लॉ बोर्ड, जैसे कि कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ कंपनी लॉ बोर्ड, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम, जब आप बोलते हो, जिसको आप हिंदी में उपभोक्ता फोरम बोलते हैं, आप कोई जैसे सामान खरीद के लाते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है या कोई बात होती है तो आप कंज्यूमर फोरम में अपनी बात दाखिल करते हैं। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, कस्टम एंड एक्साइज कंट्रोल ट्रिब्यूनल, टैक्स ट्रिब्यूनल एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल हैं। सो इफ वी गो थ्रू फ्रॉम अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ दिस Venn diagram of this court system or judiciary system in India, we will found something like that. The apex body is Supreme Court, and then Supreme Court have different, like in Delhi there is a Supreme Court, मतलब सबसे बड़ी बॉडी कौन सी हो गई, सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे बहुत सारे हाई कोर्ट्स काम करते हैं, एंड देन बहुत सारे हाई कोर्ट के नीचे क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करते हैं। मतलब एक देश, हमारा देश है, हमारा सबसे बड़ा कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक है, और हर राज्यों के अपने अपने क्या हैं, हाई कोर्ट्स हैं, और उन हाई कोर्ट के अंदर में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में क्या क्या रहता है, अगर देखा जाए तो वहाँ सिविल जज बैठते हैं, एक स्मॉल सिविल केसेस डील होते हैं, एंड क्रिमिनल मजिस्ट्रेट। सो इट मीन्स कि जो सिविल केसेस को डील किया जाता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्मॉल सिविल केसेस को, और जिसमें क्रिमिनल मजिस्ट्रेट और सिविल मजिस्ट्रेट, ये दो लोग बैठते हैं, एक क्राइम का मुकदमा देखते हैं और एक सिविल का। इसमें दीवानी और जमीन से रिलेटेड मामले, परिवार से रिलेटेड मामले, वो एक अलग के अलग बेंच होती है जो देखती है, और क्राइम से रिलेटेड यानी चोरी हुआ, किसी की डकैती हुई, किसी की हत्या हुई, मर्डर हुए, जितने भी क्राइम से रिलेटेड, तो क्रिमिनल मजिस्ट्रेट अलग से उसको देखते हैं। Now, if we talk about the Supreme Court, on the 20th January 1950, the Supreme Court came into being. यानी जो सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया इंडिया में, ये डेट, दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर नोट डाउन करेंगे। 28 जनवरी 1950, 1950, 28 जनवरी। अब आप इसको कैसे एक वो बना सकते हैं कि किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट का ये डेट आप लर्न कर सकते हैं, कि आपको ये लर्न होना चाहिए कि 1947 में हमें फ्रीडम के लिए, मतलब इंडिया को फ्रीडम मिला, बट द कंप्लीट फ्रीडम जो आया वो 1950 में ही आया, 26 जनवरी को। तो अगर आप ऐसे ध्यान में रख के 26 जनवरी से 2 दिन आगे 28 जनवरी, तो 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में आया। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन वर चीफ जस्टिस हरिलाल जे कनिया एंड जस्टिस सैयद फजल अली, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन एंड बिजन कुमार मुखर्जी एंड एस.आर. दास, इतने नाम हैं। द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और मिस्टर एम.सी. सेटलवैद। सो एम.सी. सेटलवैद जो थे वो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेज ऑफ, अब सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन लोग होते हैं, किसको हम मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जिसको आप एडीजे बोलते हो, आपके डीजे हो गए, एडीजे हो गए, सीजेएम हो गए, चीफ जस्टिस, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो वैसे ही आप जो सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग बैठते हैं उनके बारे में जाने, तो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको आप बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंप्राइजेस चीफ जस्टिस एंड नॉट मोर देन 30 अदर जजेस, और उसके साथ साथ 30 और जज बैठते, जजों का पैनल होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आपको जहां जहां लगा करे कि ये इंपॉर्टेंट है उसे जरूर आप कहीं नोट करिए। पहली बात तो एक चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस होंगे। दूसरी बात कि चीफ जस्टिस के साथ साथ 30 से ज्यादा जज नहीं हो सकते हैं, 30 से ज्यादा जज नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी अपीलिंग या अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानना कि जितनी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कहाँ से होती हैं, वो इंग्लिश ही लैंग्वेज में होती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली। ओनली वर्ड लिखा हुआ है कि जितने भी वाद विवाद जो भी सुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में वो सब इंग्लिश में ही सुने जाते हैं। द रजिस्ट्री ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज हेडेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल, यानी जो भी एक रजिस्ट्रार जनरल एक पोस्ट होती है, तो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, दीज आर डन बाय द रजिस्ट्रार जनरल। अब बात करते हैं कुछ इनके टेन्योर की, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो टर्म लेंथ जो होता है एज ऑफ 65 ईयर का, वैसे ही लोग को उनको बनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूइंग जो इंस्ट्रूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल किस अंडर के तहत, आर्टिकल के तहत 124 के तहत फॉर्मेशन 1950 में हुआ। फर्स्ट होल्डर जस्टिस H.J. कैनिया हुए, इसको दिमाग में रखना है हम लोगों को, जो किस तारीख से किस तारीख तक, 26 जनवरी 1950 से लेकर के 6/11/1951 तक। फाइनल होल्डर जस्टिस राजेंद्र माल लोढ़ा, ये फाइनल होल्डर थे। अब हम बात करते हैं H.L. दत्तू, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इनको जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस के यहाँ, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, और हाई कोर्ट मतलब इसके लिए नागरिकता वो सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो जो भी जज होगा वो भारत का नागरिक हो, हाई कोर्ट जज रह चुका हो कम से कम 5 साल के लिए। चीफ जस्टिस की बात हो रही है, यहाँ पे आप हेडिंग देख सकते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ जज कैसे होता है, कि वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 साल तक किसी भी प्रदेश के हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट कहाँ होते हैं, प्रदेश में, याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो जैसे जिला, प्रदेश और देश, तो वैसे ही हाई कोर्ट जो होते हैं प्रदेश स्तर पे होते हैं। तो किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम वो क्या रहा हो, 5 साल तक वो एज ए जज रहा हो, या किसी हाई कोर्ट के एडवोकेट मनी वहाँ के जो भी बार एसोसिएशन, जो भी वहाँ के वकीलों का एक जो रजिस्टर्ड वकील के रूप में वहाँ पे कम से कम हाई कोर्ट में 10 साल तक उसकी प्रैक्टिस रही हो, यानी 10 इयर्स प्रैक्टिस ऑफ एडवोकेसी इन हाई कोर्ट। और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, यानी विशेष प्रकार के न्यायिक व्यवस्था में न्याय अधिकारी के रूप में वो रहे हों। होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 65। अब अगर किसी जज को रिमूवल यानी उसको हटाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, देखिए लिखा हुआ रिमूवल। तो रिमूवल की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए संविधान ने अपने आर्टिकल 124 के पैरा नंबर 4 यानी 124(4) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल। यानी आर्टिकल 124, एक चीज जानिए आप लोग, संविधान अपने आप में गीता, कुरान, वेद सब कुछ है। संविधान ने हर वो व्यवस्था की है कि अगर किसी चीज का सृजन है तो विनाश कहाँ पे है। सृजन और विनाश का मतलब कि अगर किसी भी प्रोसीडिंग या किसी भी ऐसी एक्टिविटी के बारे में या किसी के नियुक्ति के बारे में या किसी के एग्जिस्टेंस के बारे में अगर संविधान बताता है तो ये भी संविधान बताता है कि इसका सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी सिक्के का दूसरा पहलू। जैसे अगर जज की अपॉइंटिंग इससे होनी है तो जज का जो रिमूवल होना है वो कैसे होना है। सो दिस इज ऑल्सो डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ ये बताया कि आर्टिकल 124 के 4 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिमूवल ऑफ जज की बात की है। नाउ ही कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पैचमेंट बाय पार्लियामेंट। इम्पैचमेंट बाय पार्लियामेंट मतलब एक तरीके से उसके ऊपर महाभियोग चलाना पड़ेगा। महाभियोग वो भी कौन चलाएगा, संसद, उस देश की संसद यानी भारत की संसद, सारे सांसद मिलकर के पार्लियामेंट में बैठक हो और बैठक में ये निर्णय लिया जाए कि इस या इन जज का हटना जरूरी है, इनके ऊपर महाभियोग चलाया जाए। आप यूं ही नहीं जज को हटा सकते, जैसे कि छोटे स्तर पे होता है कि किसी भी एसपी को या किसी भी डीएम को दूसरे दिन उनका ट्रांसफर कर दिया जाए या उनको पद से हटा दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए।
तो आप ऐसे जज को नहीं हटा सकते हैं। जज को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट को बैठक करनी पड़ेगी, उनके ऊपर महाभियोग चलाना पड़ेगा, तब ऐसा कुछ हो सकता है। अगर किसी भी, यहाँ पे लिखा हुआ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस and by a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior of incapacity। अब ये आर्टिकल 124 का 4 ये कहता है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको तब तक आप रिमूव नहीं कर सकते हैं जब तक कि जो भी पार्लियामेंट है, दोनों पार्लियामेंट कि बाय ईच हाउस लिखा हुआ है, नहीं लोअर पार्लियामेंट और अपर पार्लियामेंट, राज्यसभा और राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों पार्लियामेंट के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबरशिप मतलब अधिकतर मेंबर्स, और अधिकतर मेंबर्स भी कितने होने चाहिए, नॉट लेस देन 2/3, 2/3 से कम नहीं होने चाहिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है नॉट लेस देन 2/3, 2/3 से कम नहीं होने चाहिए मेंबर्स, जब तक कि ये सब लोग मिल करके अपनी वोटिंग ना दे दें और वो सेम डे में दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग हैज बीन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन, और जो वोटिंग हो वो उसी सेशन में उसको वोटिंग को, यानी उनकी बातों को कि हम ये जज को सोचते हैं कि ये जज इनका बिहेवियर सही नहीं है या ये इनकैपेसिटी यानी इनके अंदर वो क्षमता नहीं कि इनको जज रखा जाए, ऐसी बातों पे जब तक कि 2/3 से अधिक सांसदों का या ऐसे प्रतिनिधित्व करने वालों का मुहर नहीं लग जाता पार्लियामेंट की बैठक करके और उसी सेशन में ये सारी चीजें प्रेसिडेंट के सामने पहुंच नहीं जाती हैं, तब तक उसका रिमूवल नहीं कराया जा सकता है। अब ये एक चीज यहाँ पे कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसको आप CJI बोलते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, shall act as the president of India in the event of the office of both the president and vice president being vacant। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कम लोग ये चीज जानते होंगे, आप सब लोग इसको ध्यान से सुने कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट, यानी भारत का संविधान जो है वो ये भी कहता है, भारत का संविधान ये भी कहता है कि जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, भारत के जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश होंगे, शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कैसे बिहेव करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के जगह पे वो भारत के राष्ट्रपति के जैसा उनका, भारत के राष्ट्रपति उनको माना जाएगा। कब माना जाएगा, इन द इवेंट दैट द ऑफिसेज ऑफ बोथ, यानी जब प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट बीइंग वैकेंट, मतलब इन द इवेंट ऑफ ऑफिसेज ऑफ बोथ, यानी अगर किसी कारणवश प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोग अपने पद पे नहीं हैं, दोनों लोग अगर अपने पद पे नहीं हैं किसी कारणवश, यानी राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति नहीं है, तो देश के लिए राष्ट्रपति वाला वर्क जो होगा वो कौन करेगा उनके जगह पे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनको सारे अधिकार जो चीफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रहेंगे वही सारे अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिल जाएंगे। फिर क्या कह रहा है, व्हेन प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डाइड इन ऑफिस, एक इसमें आपको इवेंट बता रहा है एज ए एग्जाम्पल कि एक बार हुआ क्या कि जाकिर हुसैन, उस समय श्री जाकिर हुसैन जी उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे, और वो उनकी जो डेथ हुई, उनकी जो मृत्यु हुई वो उनके ऑफिस में हुई, और द वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी थे, एक्टेड एज द प्रेसिडेंट। तो वीवी गिरी जो वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति थे, तब उन्होंने प्रेसिडेंट का एक्ट किया, मतलब प्रेसिडेंट उन्हें तत्काल उस टाइम के लिए उनको सारी अधिकार प्रेसिडेंट के उन्हें मिल गए। लेटर मिस्टर वीवी गिरी रिजाइंड एज द वाइस प्रेसिडेंट, और जैसे ही वीवी गिरी ने, चूंकि उनको प्रेसिडेंट का एक्टिंगशिप करना पड़ा, एज ए प्रेसिडेंट वर्क करना पड़ा, तो वीवी गिरी ने वाइस प्रेसिडेंट से अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया। तो उसी समय तत्कालीन जो CJI थे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जस्टिस हिदायतुल्ला, देन बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे ही जिस टाइम के लिए उन्होंने वाइस प्रेसिडेंशियल शिप से
रेजिग्नेशन दिया, तुरंत सीजेआई क्या आ गए, जैसे इसको एक मशीन समझिए कि अगर ये तार जुड़ा हुआ है, इस तार को दूसरे तार से आप नहीं मिलाएंगे तो लाइट नहीं जलेगी, और जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव जलेगा उधर लाइट भी जलेगी। वैसे ही इनके पोजीशंस होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट में उन्होंने साइन कर दिया, एक तरफ वो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे और इधर उन्होंने क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट से रिजाइन दिया, तो ऑटोमेटिकली जो सीजेआई थे उस समय वो बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस समय उनको संविधान के उस आर्टिकल नंबर 124 के वजह से उसमें उन्हें सीजेआई को क्या बनना पड़ा, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिकेम द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और तत्काल चूंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, इसलिए सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो थे वो क्या हो गए, एक्टिंग चीफ जस्टिस। यानी एक परत, मतलब एक तरफ जैसे होता है ना कि सिग्नल एक टूटा दूसरा टूटा, वैसे ही एक तरफ जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, तुरंत चीफ जस्टिस का पद खाली हुआ, तो वहां पे कौन आ गए, जो मोस्ट सीनियर जज थे 30 जो होते हैं, उनको तुरंत क्या बनना पड़ा, चीफ जस्टिस बनना पड़ा। When the newly elected president took office in a month later, एक माह के बाद जब नए प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, जब वो आए, जस्टिस हिदायतुल्लाह रिवर्टेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो वो क्या बनने, उनको फिर क्या बनाया गया, मतलब वो फिर से रिवर्ट होके क्या बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। एक जस्ट एग्जांपल दिया गया। अब बात यहाँ करते हैं रिम्यूनरेशन की, कि उनको जो रिम्यूनरेशन मिलता है वो कितना मिलता है, यानी उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो क्या होते हैं। The Constitution of India gives the power of deciding remuneration as well as other conditions of serving of the Chief Justice to the Parliament of India। ये पावर कि उनको कितना दिया जाएगा, उनकी सैलरी क्या होगी, उनके वेतन क्या होंगे, उनके भत्ते क्या होंगे, वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये पावर दिया गया। अकॉर्डिंग टू सच प्रोविजन हैव बीन लेट डाउन द सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1958। The Sixth Central Pay Commission recommended revision of salaries of other allowances। तो हर साल कुछ ना कुछ पे कमीशन बना हुआ है, जो कि सरकारी जितने भी लोग हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं उनके वेतन में वृद्धि करना है, भत्तों में वृद्धि करना है, या उन पे क्या निर्णय लेना है। तो वो जो आयोग है, जो कि पे कमीशन जिसको हम बोलते हैं, वो आयोग इस पे निर्णय लेता है और रिवाइज करता है उसको, यानी दोबारा उस पे जो अपडेट जानकारी होती है उसको लाता है। Including the High Court and Supreme Judge of all the judges of all the Indian services, the government of India has accepted the majority of the recommendation of the commission and issued order। तो अब बात करते हैं तो सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होता है, जो 1 जनवरी 1996 में अगर देखा जाए तो $520 यानी 33,000 था, बट 2006 में ये बढ़ के 1 लाख सैलरी हो गई। ये 2006 का ये सैलरी है। सुप्रीम कोर्ट इंजॉय द प्रिविलेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द, अच्छा उसके साथ ये तो सिर्फ सैलरी था, उसके साथ बहुत भत्ते और बहुत सुविधाएं मिलती हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत की सबसे ज्यादा सैलरी पाने वालों में से ये लोग होते हैं। सुप्रीम कोर्ट इंजॉयज द प्रिविलेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस आइदर बाय गवर्नमेंट और बाय द पीपल। ये गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तरीके से जो संविधान के एक तरीके से गार्जियन है, रक्षक हैं। मतलब अगर संविधान कहीं फॉलो नहीं हो रहा है तो इनके ऑर्डर से संविधान फॉलो कराया जाता है। इट एक्ट एट द वॉच टावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल्सो एक्सरसाइज द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग द कंटेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी हुई हैं उनको पालन कराना इनका काम है। ट्रांसफर ऑफ केसेस, अपील्स इनका जो वर्क है, मतलब और सारी चीजें जो हम जानते हैं। अपील फ्रॉम हाई कोर्ट टू अदर, विड्रॉल ऑफ केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट सुनता है वो कौन से केसेस सुनता है, ट्रांसफर ऑफ केसेस या अपील्स, ऐसे केस या अपील जो हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जाते हैं। विड्रॉल ऑफ केसेस फ्रॉम हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट से विड्रॉ हो चुके केसेस होते हैं। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दे दिया तो सारे कोर्ट को मानना ये जरूरी है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है तो पूरे देश में उसी का हवाला देते हुए, चाहे छोटे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो चाहे हाई कोर्ट्स हो, आप अपना बात रख सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको सही माना तो उसको सही माना जाएगा पूरे इंडिया में। आर्टिकल 142 कहता है डूइंग कंप्लीट जस्टिस, मतलब फाइनल जस्टिस जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट किया गया है।
इनके पास रूल मेकिंग पावर होता है, मतलब ये रूल भी बना सकते हैं कि गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप इस पे रूल बनाइए। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे तरीके से रखने का काम इनका होता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इनके पास मतलब एक तरीके से जो भी न्यायिक रिव्यू होता है, मतलब कि पुनः उनका निरीक्षण करना। और इनवैलिडेटिंग लॉज एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस, मतलब अगर कहीं गलत न्याय हुआ है उनके छोटे स्तर के कोर्ट्स के द्वारा, मान लिया किसी ने कोई जिसका न्याय हुआ वो सही नहीं हुआ, वो गलत तरीके से उसको न्याय मिला, दूसरे कोर्ट ने उसको गलत न्याय दिया, तो वो उसके रिव्यू करती है और उनके जो नीचे के जजेस होते हैं, सेशन जजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डीजे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, इन्होंने कोई ऑर्डर पास कर दिया किसी के पक्ष में, तो जरूरी नहीं कि वो सही हो। और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के द्वारा गलत निर्णय दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना निर्णय सही कर, इनके निर्णय को गलत करा करके अपना निर्णय देता है और बोलता है कि यहाँ पे ये गलती हुई है, जिसमें यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये हमने आज सुप्रीम कोर्ट की बात की है, और नेक्स्ट वीडियो में हम हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की भी बात करेंगे, उनके सेशन की भी बात करेंगे। टिल देन थैंक